अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों। आज की ये कहानी बहुत अनोखी है और सच्चाई से भरपूर है। मेरी नंद ने तुड़वाना चाहा मेरी मोहब्बत भरा रिश्ता। आइए मिलकर ये कहानी सुनते हैं। उससे पहले हमारे चैनल सईदा वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और बेल को ज़रूर प्रेस करें। मेरा इश्क तेरी ज़ात हो, फिर जिस दिन इश्क की बात हो, कभी मैं मिलूं, कभी तू मिले, कभी हम मिलें, मुलाकात हो, कोई जिक्र हो, कोई बात हो। रात की सर्द लहरें अब सुबह की लौ देती हुई तपिश को घेर लाई थी। एक और सुबह तुलू हुई थी। चरिंद परिंद अपने अपने घोंसलों से निकलकर रब्बे ताला की हम्दो सना के बाद रिज़्क़ की तलाश में महवे परवाज थे। खिड़की की दरजों से रोशनी अंदर आ रही थी, मगर फरी अभी तक बेखबर सोई हुई थी। सुमैर ने एक खफगी भरी निगाह गहरी नींद सोई हुई फरी पर डाली और तेजी से वॉशरूम की तरफ लपका। उसे ऑफिस से देर हो रही थी। वक्त मुकर्ररा पर ऑफिस पहुंचना बेहद जरूरी था। दरवाजे के खटके से फरी की आंख खुल गई। वो आंखों को मसलती हुई तेजी से उठकर किचन की तरफ गई। उसने अपने बालों को पौनी की शक्ल में समेटा हुआ था। फ्रिज खोलने पर अंदाजा हुआ कि आटा तो गूंदा ही नहीं था और सिंक में गंदे बर्तनों का एक ढेर पड़ा मुंह चिढ़ा रहा था। उसने जल्दी से ऑमलेट और ब्रेड का नाश्ता बनाने का फैसला किया और फिर उस पर फौरी तौर पर अमल भी कर डाला। फरी मेरी शर्ट किधर है? सुमैर की आवाज़ पर उसको याद आया कि कल सुमैर ने बतौर ख़ास उसे वो शर्ट इस्त्री करने के लिए कहा था, मगर वो भूल गई थी। अब सिवाय अफसोस के कुछ हासिल नहीं हो सकता। सुमैर ने एक मलामत भरी भरपूर निगाह उस पर डाली। अलमारी से कोई और शर्ट पहन चुका था वो। नाश्ता कर ले आकर फरी ने धीमे लहजे में कहा। सुमैर बालों में ब्रश फेर कर बाहर लाउंज में आ चुका था। ये क्या, ब्रेड? तुमको मालूम भी है कि मुझे नाश्ते में पराठा पसंद है। हमने बचपन से लेकर अब तक अपनी अम्मी के हाथ के पराठे ही खाए हैं और ये अला बला नहीं। फरी ने बुरी तरह से परेशान होकर उसे देखा। ये सब अम्मा जान की ही करामात हैं। आदतें खराब कर रखी हैं लाडले की। शुक्र है ये सब फरी ने महज दिल में सोचा था, वरना यहाँ झगड़ा शुरू हो जाता। अब खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ जाकर चाय ही ला दो। चाय तो मैंने बनाई ही नहीं, उसने बेचारगी से कहा। ये नाश्ता भी तुम ही कर लो, फूहड़ औरत, सुमैर ने तैश में आकर कहा और तेजी से बाहर निकल गया। सुमैर के जाने के बाद उसने वही नाश्ता जहर मार किया। सर दर्द से फटा जा रहा था। रात को उसने पूरी तरह दिल में तय कर लिया था कि वो सुबह ही सुबह जागकर सारे काम निपटा लेगी, मगर बुरा हो उसकी नींद का, जिसकी वजह से वो एक काम भी ढंग से नहीं कर पाई थी। वो बखूबी जानती थी कि सुमैर ज्यादा अरसा उससे खफा नहीं रह सकेगा, क्योंकि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। ये मोहब्बत का ही एजाज था कि आज वो मिसेस सुमैर थी। उसे अच्छी तरह याद था कि सुमैर कॉलेज में किस तरह उस पर पहली नज़र में ही लट्टू हो गया था। वो सुमैर जिसकी दुनिया दीवानी थी, जो हर चीज़ में सबसे आगे था, वो उसका दीवाना बन चुका था। फरी उन लड़कियों में शुमार उसका होता था जो अपने आप को पसंद करती थी। खुद पसंद लड़की थी। हर इंसान मोहब्बत का तमन्नाई हुआ करता है। इंसान नफरत को तो भुला सकता है, अगर मोहब्बत से भरपूर एक लम्हा भी वो नहीं भूल सकता है। उसने उसकी मोहब्बत को अपना हक समझते हुए वसूल किया। फिर ये उनसियत जल्द ही चाहत में बदल गई। सुमैर ने उसको शादी की पेशकश में लम्हा नहीं लगाया था। यूं बाहिमी रजामंदी से उन दोनों की शादी हो गई, जिससे दोनों ही खानदान खुश थे। साजिदा बेगम ने फरी को देखते ही पसंद कर लिया था। कामनी सी फरी पहली नज़र में ही सास का दिल मोह ले गई थी, मगर कहते हैं ना कि असल परख शादी के बाद हुआ करती है, और फरी ने शादी के बाद अपना असल दिखाया था। सिर्फ शोपीस बनकर उस घर में रहना चाहती थी, मगर पूरे हक के साथ। घर वालों ने उसके बहुत नाज उठाए थे। सिर्फ अम्मा ही थी जो उठते बैठते उसे अगले घर जाने के ताने देकर उसको कामकाज करने को कहा करती थी, मगर वो तो हिलकर पानी भी नहीं पिया करती थी। टस से मस न होती थी। कभी पढ़ाई का बहाना बनाती और जब घर लौटती थी तो दोपहर ढल चुकी होती थी। शाम के साए फैल चुके होते थे। घर के बेशतर काम तो भाभी जान ही निपटा चुकी होती थी, जिन पर घर की जिम्मेदारी थी, जबकि शादी के बाद फरी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रही थी। सुमैर की एक ही आपा शादीशुदा थी। एक बड़ी भाभी और भाई थे, अदील और समीना भाभी। समीना ने घर की जिम्मेदारी कबूल की थी, मगर जब साजिदा ने जिम्मेदारी दोनों बहुओं में बांट दी तो मसाइल पैदा हो गए। समीना तो अपने हिस्से के तमाम काम बर वक्त कर लिया करती थी, मगर जिस दिन फरीहा की ड्यूटी होती सारे काम अधूरे रह जाते।
अजीब सा तूफान आ जाया करता था, इसलिए अक्सर साजिदा बेगम बहू की मदद कर दिया करती थी, मगर उस पर बड़ी बहू का शिकवा भी बजा था कि ये सरासर नाइंसाफी है। फिर जब सुमेर की पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई थी तो फरी भी साथ आ गई। जिंदगी किस तरह सेट ही नहीं हो पा रही थी, आए दिन के झगड़े होने लगे थे। शाम के साए ढल रहे थे जब सुमेर घर लौटा था। उसने आज सुमेर को खुश करने के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया था। अब इतने अरसे के बाद उसने थोड़ा बहुत पकाना सीख लिया था। बस वो नींद की बहुत ही ज्यादा मतवाली थी, पहरों सोती रहती थी। उसे सुबह सवेरे जागने में भी दिक्कत होती थी, इसलिए वो सारे काम वक्त पर नहीं कर पाती थी। सुमेर वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसकी निगाह बाहर ही बैठी हुई फरी पर पड़ी। आपके लिए खाना लगा दूं? आ गया ख्याल मिजाजी खुदा का, कमाल है, बहुत जल्दी, मेरी फिक्र हो गई तुम्हें, उसने तन से कहा तो उसकी आंखें भीग गईं। सुमेर ने फरी को पूरे दिल से बीवी का मुकाम और मुकम्मल मर्तबा दिया था। अपनी चाहत के वो निराले रंग भी उसके लिए नजर कर दिए थे जो एक मर्द अपने दिल की गहराइयों में रखता है, मगर फरी उन चाहतों और मोहब्बतों को समेटने में नाकाम रही थी। बसा औकात अपनी कम अक्ली और काहिली की वजह से सुमेर को खुद से दूर कर रही थी। सुमेर की आरजू थी कि उसकी बीवी सलीका शुआर हो, अच्छे कपड़े पहनने वाली हो। शादी से पहले सुमेर ने देखा था कि उसके दोस्तों की बेगमात किस तरह तैयार हुआ करती थी। सिर्फ यही नहीं, घर गृहस्थी में भी बहुत ही ज्यादा माहिर थी। खाना पकाने में तो अव्वल नंबर की थी। किसी तरह अपने घर को वो जन्नत नजीर बनाए हुए थी। वो भी इस बात का तमन्नाई था कि उसकी बीवी भी ऐसी हो, मगर फरीहा ख्वाबों में रहने वाली लड़की थी, कुछ अफसानवी सी, हकीकत से बिल्कुल दूर, अपने ख्यालों में खोई हुई। अब कुछ अरसे से उसे खुद भी ये एहसास होने लगा था, मगर तब तक हालात अजीब सा रुख इख्तियार कर गए थे। वो समझ नहीं सकी थी सुमेर अब उसका महबूब ही नहीं, उसका शौहर भी है। सुमेर ने फरी को 2 दिन पहले ही बता दिया था कि उसके एजाज में उसके दोस्त घर में एक फंक्शन रखे हुए हैं, भाभी से भी मुलाकात हो जाएगी, इसलिए फरिया का उस तकरीब में शिरकत करना बहुत ज़रूरी है। फिर ऐन उस दिन सुबह जाते हुए वो ताकीद करना नहीं भूला था कि शाम में अच्छी तरह तैयार रहना, मगर जब शाम से पहले वो घर पहुंचा तो उसके गंदे हुलियों को देखकर उसका मूड सख्त खराब हो गया। सर दर्द है तो ऐसा करो, सर दर्द की गोली खा लो, मगर मेरे साथ चलो, ये पार्टी ही तुम्हारे लिए है। अगर तबीयत खराब ही थी तो कम से कम मुझे फ़ोन पर ही बता देती। अब मेरी कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी होगी वहाँ जाकर उन सबके सामने। तो क्या मैंने कहा था मेरे लिए किसी तकरीब का एहतमाम करें, और वैसे भी मुझे बोरियत होती है। एक मरतबा मैं गई थी, वो सारी बेगमात अपनी ही तारीफ़ें कर रही थी। बात फ़ोन पर बताने की कोशिश की थी, मगर आपका फ़ोन ही बंद था, हस्ब मामूल आपके मूड की तरह। आखिर जुमला उसकी ज़बान से फिसल गया। बोरियत होती है इसलिए कि तुमको लोग देख न लें, तुम्हारी काहिली और फूहड़पन को ना जान लें, उसने गुस्से से कहा। फूहड़पन? कौन सी काहिली, जरा मुझे भी तो पता चले। वो सीधी होकर बैठ गई, सरासर लड़ने वाला अंदाज था। तुमसे कौन बहस करे जाहिल औरत। उस वक्त वो सख्त चिढ़ा हुआ था। जाहिल थी तो शादी ही क्यों की थी आपने? बस किस्मत ही फूटी थी जो तुम पर नजरे इंतखाब ठहरी। पछता रहा हूँ उसी एक लम्हे को। उसने अल्फाज जो बोले उसके गले में दर्द का एक रेला सा अटक गया। वो चुप सी हो गई और थोड़ी देर बाद ही फूट फूट कर रोने लगी। सुमेर का मूड ऑफ था। उस वक्त तो फरी उसे सख्त जहर लग रही थी, उसका रोना भी। वो रोती रही और सुमेर ने लाउंज में आकर दोस्त को मैसेज कर दिया कि कोई इमरजेंसी हो गई है जिसकी वजह से वो लोग नहीं आ सकते हैं। साथ ही फ़ोन भी बंद कर दिया। सुमेर उस वक्त गुस्से में था, सर से पाँव तक सुलग रहा था, जबकि अंदर फरी रोती चली जा रही थी। दोनों में से इस मर्तबा कोई भी एक दूसरे को मनाने के लिए आमादा नहीं था। सुमेर को लगता था वो हक पर है। उसने मोहब्बत से और पूरी जिम्मेदारी से उसे 2 दिन पहले ही तकरीब में शिरकत करने के लिए कहा था। यही नहीं, ऐन उस दिन भी याद दहानी करवाना नहीं भूला था। उसके दोस्त ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया। वो अपनी जगह वाकई हक पर था, क्योंकि सारा एहतमाम हुआ था। ये लोग उस तकरीब में शरीक ही नहीं हुए थे। उनकी दिली आरजू थी और उस दिल आज़ारी को उसने महसूस किया था। इंतज़ार की कोफ्त का सामना अलग करना पड़ा था, जबकि फरी को सुमेर के गुस्से में अदा किए गए अल्फाज ने अंदर से तोड़ फोड़ कर रख दिया था। दर्द की लहर उठती थी जब सुमेर के अल्फाजों की बाज़गश्त कानों में गूंजती थी। क्या वो वाकई उससे शादी करके पछता रहा है? अब उसे इस बात का अफसोस था कि फरीहा उसकी जीवन साथी थी। वो उससे शदीद नफरत करने लगा था। उसकी तकलीफ से उसे कोई फर्क नहीं था। अब उसका दिल करता था कि कोई ये चुप तोड़ दे
और जब रात गए सुमैर घर लौटता तो उससे बात करना तो दूर उसकी तरफ देखता तक नहीं था। वो एक औरत थी, एक जीती जागती औरत, एक नाजुक दिल रखने वाली औरत। बिलाखिर अना की दीवार उसने ही तोड़ डाली थी। उस शाम वो बेहद चाव से तैयार हुई थी। वो आज सुमैर को मना लेना चाहती थी, उसको अपनी मोहब्बत की लपेट में ले लेना चाहती थी। उसने सुमैर का पसंदीदा लिबास पहना हुआ। उसने एक कार्ड में खूबसूरत सा शेर लिखकर साइड टेबल पर रख दिया। उसे पता था सुमैर वहां पर अपना मोबाइल रखता है और वो जरूर पढ़ेगा। चलो अब मान भी जाओ, हुई जो भूल है हमसे, मान जाओ ना तो भरपाई भी करते हैं, मांग कर माफी दोनों हाथ बांध कर अपने, कि अपना हक ही समझा था जो तुमको कहा था कुछ, जो अब की बार हम रूठे तो हम खुद से रूठ जाएंगे, बिखर जाएगी ये हस्ती। तभी डोरबेल हुई। उसने लपक कर जल्दी से दरवाजा खोला, मगर ये क्या, सामने बीना आपी थी, साथ एक नौजवान लड़की थी और उसके बच्चे। पीछे सुमैर था। क्या बात है, क्यों रास्ता रोके खड़ी हो? हम पहले ही बहुत थकान महसूस कर रहे हैं। बीना आपी की आवाज़ पर वो अपनी दुनिया में लौटी। फौरन एक जानिब होकर उसने रास्ता छोड़ दिया। क्या बात है, बड़ी तैयार हुई हो, क्या कहीं जा रहे थे सुमैर तुम लोग? बीना आपी ने कहा। तो सुमैर भी जो हैरत से फरी की उस खूबसूरती को देख रहा था, बुरी तरह से चौंका। नहीं आपा, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि यहाँ तो किसी तकरीब में शिरकत का ही कहा जाए तो सर दर्द शुरू हो जाता है। अपने मूड की मालका है फरी। उसने एक तंजिया मुस्कुराहट उसकी तरफ फेंकी। भाई मैं तो कभी इतने भारी लिबास नहीं पहनती बासित की आमद पर। वो क्या है ना कि जॉइंट फैमिली है, ख्याल रखना पड़ता है, नंद ने तन से कहा। उसने जल्दी से सबसे पहले अपना लिबास तब्दील किया और सादा से कपड़े पहने। वो बज़ाहिर मुस्कान लबों पर सजाए बाहर आ गई। वो नहीं चाहती थी किसी को पता चले कि उसकी और सुमैर की बातचीत बंद है। उसने सबसे पहले चाय ला कर दी थी। जब वो चाय ला रही थी तो बीना आपा सुमैर से जुबी का तारुफ करवा रही थी। जुबी हॉस्टल में रहना चाहती थी, मगर बीना आपा की मोहब्बत में यहाँ रहने के लिए मान गई थी। किसी जवान बच्ची के लिए दूसरे शहर में बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो इसलिए जुबी को साथ लेकर यहाँ आई थी। वो बार बार जुबी को बच्ची कहकर मुखातिब कर रही थी, जैसे वो वाकई दूध पीती बच्ची हो जिसको बच्ची कहकर मुखातिब किया जा रहा था। वो अपने बालों की लट में अपनी उंगली फंसाए खेलते हुए सुमैर को गहरी निगाह से देख रही थी। खुद सुमैर भी उसको देख रहा था चुपके चुपके। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, अंदर का मंजर फौरन बदल गया। सुमैर ने अपनी नजरें चुरा ली थी, जबकि जुबी भी संभल कर बैठ गई थी। वो चाय की ट्रे रखकर फौरन वापस मुड़ गई। खाना बनते ही उसने इत्तला दी तो सिर्फ पुलाव देखकर बीना आपा ने अपनी नाक चढ़ा ली। कोई जायका नहीं है तुम्हारी बीवी के हाथों में। खैर ये अपनी जुबी आ गई है ना, अब ये सारे काम वक्त पर कर देगी। तुमसे इतना ना हो सका, आपा की आमद पर ढंग का कोई सालन ही बना लेती। सुमैर ने उसको डांटा। आपा इत्तला देकर नहीं आई थी, वरना जरूर बना लेती। उसका जवाब किसी को भी पसंद नहीं आया। अब क्या आपा तुमसे पूछकर इजाजत लेकर आएंगी? ये उनके भाई का घर है, जब मर्जी आए वो आ सकती हैं। जवाब देना फजूल ही था। वो रात गए घर के काम निपटाती रही। किसी ने झूठे मुंह भी उसे बाहर आने को नहीं कहा। बाहर से हंसी की आवाज आ रही थी। जब रात को वो कमरे में आई तो सुमैर हाथों में अपना कार्ड देखकर वो रुक सी गई। सुमैर ने उसे कमरे में दाखिल होता देख लिया था, तभी नफरत से कार्ड जमीन पर फेंक दिया। खामोशी से आकर बेड पर लेट गई। आंसू उसका तकिया भिगोते जा रहे थे। हद हो गई भाई, 8 बज रहे हैं, अभी तक मोहतरमा सो रही हैं। बच्ची सुबह से किचन में अकेली हलकान हो रही है। बीना आपा की आवाज पर ही उसकी आंख खुल गई। वो हड़बड़ा सी गई। रात रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लग गई थी और इसी वजह से वो सुबह देर तक सोती रही। वो मुंह हाथ धोकर बाहर निकली तो जुबी टेबल पर खस्ता पराठे पेश कर रही थी और सुमैर मजे लेकर खा रहा था। बीना आपा की नजर उस पर पड़ी तो जताने वाले अंदाज में बोली, लो जी मेहमान भी आ गए हैं, चलो अब तो उल्टा ही हिसाब हो गया है, मेहमानों को खुद ही पकाकर खिलाना पड़ता है। फरी को ये लड़की बहुत ही चालाक लग रही थी। आम हालात में वो सुमैर को उसके हाथ के बने नाश्ते से मना कर देती, मगर सितम ज़रीफ़ी ये थी कि उनकी नाराज़गी चल रही थी। वो सुमैर पर कोई हक नहीं जता सकती थी। फिर आपा तो 2 दिन के बाद चली गई थी कि उनको अपना घर बार भी संभालना था और इतनी दूर सिर्फ जुबी को ही यहाँ छोड़ने आई थी। मगर असल कहानी सिर्फ इतनी सी ही थी कि जुबी को हॉस्टल में नहीं रहना था, बल्कि सब घर वाले बज़ाहिर तो फरी को अपना चुके थे, मगर दिल ही दिल में वो सब सुमैर से बहुत ही नाराज़ थे। बीना आपा ने सुमैर की शादी से पहले ही उसको इशारा किया था जुबी के लिए, लेकिन वो तो उस वक्त फरी का दीवाना हो गया था, उससे शादी करना चाहता था। शायद अब उसको अफसोस हो रहा था।
उनके जाने के बाद फरी को उस लड़की से सख्त उलझन होने लगी थी। यहाँ पर क्यों एक लड़की को ठहराया? जुबी सुबह सवेरे जागने की आदी थी। उसके जागने से पहले सुबह का नाश्ता बनाकर वो लगा देती थी। कमरे पर जोरदार दस्तक देकर सुमेर को जगाती थी। उसके साथ ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर यूनिवर्सिटी जाती थी। ये सब फरी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वापसी पर जुबी बस पर आ जाती थी। सुमेर की आमद के वक्त बड़े अंदाज से तैयार होकर गेट तक उसके चक्कर लगते रहते थे। फरी सब देख रही थी और उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता था जब वो किसी बीवी की तरह भरपूर मुस्कुराहट के साथ सुमेर को गेट पर मिलती थी और वो जब तक पहुंचती तब तक देर हो चुकी होती थी। उससे पहले ही सुमेर से लड़ाई चल रही थी, वरना उसने कई बार सोचा था कि वो जुबी को खरी खरी सुना डाले, मगर हर बार उसकी अजली मुरव्वत आड़े आ जाती थी और वो चुप हो जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जुबी सुमेर को अपना आदी बना रही थी और सुमेर भी उससे चाय के दौरान दिन भर की कहानियां सामने बैठकर उसे सुनता भी था और सुनाता भी था। मैंने आज आपके लिए पकोड़े बनाए हैं, ये खाकर देखें, जरा बताएं कैसे हैं। बहुत मजेदार, सच बहुत जायका है तुम्हारे हाथों में। मेरा इश्क हो, तेरी जात हो, फिर जिस दिन इश्क की बात हो, कभी मैं मिलूं कभी तू मिले, कभी हम मिलें मुलाकात हो, कोई जिक्र हो कोई बात हो। वो शेर को याद कर रही थी। उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी, मगर उसका हरजाई शोहर उसको देखता ही नहीं था। जब जुबी खाना बनाती तो सुमेर खाते हुए जुबी के हाथों की खूब तारीफ करता था। एक दिन तो हद ही हो गई। फरते जज्बात से सुमेर ने कहा, खाना इतना लजीज है कि दिल करता है बनाने वाले के हाथों को चूम लूं। बस अब फरी से सुना न गया और वो कमरे में चली गई। घर के काम समेट रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उस वक्त ना तो जुबी घर पर थी ना सुमेर। जुबी यूनिवर्सिटी गई हुई थी और सुमेर जॉब पर। उसने जल्दी से गीले कपड़े रस्सी पर डाले और दाखिली दरवाजे पर देखा। सामने उसकी प्यारी फरा भाभी और आदिल भाई खड़े थे। उसने अदब से सलाम पेश किया। आदिल भाई ने उसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी। फरा को देखकर उसका दिल रोने को बेकरार सा होने लगा। मैं आता हूँ आधे घंटे बाद, वो समझ गए थे। क्या हाल कर लिया है तुमने अपना, लगी नहीं रही हो फरी हो तुम। इतना गंदा हो लिया, सिलवट ज़्यादा लिबास, बिखरे बाल, सुर्ख आंखें, उफ। फरा ने उसको देखकर ताज्जुब से कहा। फरा को वाकई उसे देखकर सख्त सदमा हुआ था। फिर बहते आंसुओं के दरमियान वो खोए खोए लहजे में बोलती चली गई थी। चेहरे पर बिखरा शदीद खिंचाव उसकी अंदरूनी कैफियत को बयान कर रहा था। मैं सब जानती हूँ, मगर तुम एक बात नहीं जानती कि बीना आपा ने अम्मा को जूबी को बहू बनाने के लिए आमादा कर लिया है। हम बज़ाहिर जिठानी देवरानी के नाजुक रिश्ते में बंधे हुए हैं, मगर मेरा दिल ये गवारा नहीं करता। कल कला ये हालात मेरे साथ भी हो सकते हैं। अदिल को घंटे भर के लिए काम था यहाँ। मैंने इसरार किया कि मुझे भी साथ ले जाए। जानती हो, मेरा दिल बेकरार था। अब भी वक्त है, तुम और सुमेर भाई संभल जाओ, वरना सिवाय पछतावे के कुछ बाकी नहीं रहेगा। आशियाना तिनका तिनका करके बनता है और उसको रेजा रेजा होने के लिए महज एक पल दरकार होता है, एक हवा का झोंका। क्या तुम चाहती हो कि वो कर्बनाक पल तुम्हारी जिंदगी में आए? फरा भाभी की बात पर उसने घबराकर अपना ही दिल थामा था। अल्लाह न करे भाभी, देखो मैं जानती हूँ कि सारी गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें सुमेर का भी उतना ही कसूर है, मगर तुम्हें भी इस हकीकत का पता होना चाहिए कि ये मर्दों का माशरा है। इसमें कदम कदम पर औरत मर्द की मोहताज है, कहीं बाप की सूरत में, कहीं भाई की सूरत में, कभी खाविंद की सूरत में। एक तन्हा औरत इस माशरे में सवालिया निशान बनकर रह जाती है, जिसे कदम कदम पर दुश्वारियों का सामना होता है। अगर अब भी अपने रवैये में लचक पैदा न की तुमने, तुम जानती हो क्या हो जाएगा। लेकिन भाभी, आखिर एक औरत ही को क्यों झुकना पड़ता है, जबकि गलती भी उसकी नहीं होती है। वो अचानक किसी बागी सरकश परिंदे की मानिंद फड़फड़ाने लगी, जिसे अपने आशियाने से रिहाई चाहिए होती है। क्या तुम कसूरवार नहीं, या तुम जैसी हर लड़की शोहर की इस हरकत को बेहिसी का नाम दे रही है? समझदारी से काम लेकर मर्द की ख्वाहिश के मुताबिक खुद को नहीं ढालती है, बल्कि उसे किसी तरनिवाले की मानिंद दूसरी औरत की थाली में पेश कर देती है। तुमने आज तक क्या किया है सुमेर या उसके घर वालों के लिए? जानती हो, मुझे ऐसे किसी खौफ का सामना नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ अदील को ही नहीं, उनके घर वालों को भी दिल से अपना लिया है। अदील क्या खाना पसंद करते हैं, उनको क्या क्या पसंद है, उनकी तरजीहात में खुद को ढालती चली गई, उनकी पसंद नापसंद में खुद को संवारती चली गई। उसमें मैं बटी नहीं, बल्कि मैंने उस राह उल्फत में अदील को अपना बना लिया। तुम भी किसी दूसरी औरत को मौका ना दो कि वो तुम्हारी गृहस्थी को बर्बाद करे और ले उड़े,
عورت کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی، اس کا اعتماد اس کا ہتھیار ہوا کرتا ہے۔ فرح بھابھی کی ساری باتیں اس کے دل میں قطرہ قطرہ جذب ہوتی چلی گئیں۔ شام کو جب سمیر گھر لوٹا تو لاؤنج میں ہلکا سا اندھیرا تھا۔ گیٹ پر جب وہ داخل ہوا اندر، سامنے کا منظر اس کے لیے حیران کن تھا۔ عدیل بھائی اور فرح بھابھی کے درمیان فریحہ مکمل تیاری کے ساتھ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، نگاہ اس سے ہٹی نہیں رہی تھی۔ آپ لوگ کب آئے؟ وہ محو حیرت تھا۔ ہم تو صبح ہی آ گئے تھے بھئی، آج میرے بھائی کی من پسند شادی کو 1 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ سوچا جا کر کیک کھایا جائے، دعوت اڑائی جائے، مگر یہاں تو جناب کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ فری کی ناراض نگاہیں اس کے دل کے آر پار اتر رہی تھی۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھنسائے شرمندگی سے مسکرایا۔ چلے میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ہم سب ہوٹل چلتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں، آج سارا کھانا بے حد دل لگا کر فری نے تمہاری پسند کے مطابق تیار کیا ہے۔ تم فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں سب مل کر۔ پھر جب تک وہ فریش ہو کر آیا سب میز پر موجود تھے زوبی کے ساتھ۔ آج زوبی بہت چپ چاپ بیٹھی تھی، چہرے پر سخت تناؤ تھا۔ فری کی دلکش مسکان اور سمیر کا والہانہ انداز میں بار بار فری کو دیکھنا کچھ بھی تو اسے چھپا نہیں تھا۔ اب جبکہ وہ مطمئن سی ہونے لگی تھی کہ بہت جلد سمیر اسے محبت کا اظہار کرتے ہوئے شادی کے آفر کر دے گا، سب کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ کھانا بے حد خاموشی سے کھایا گیا۔ زوبی، کیا تمہیں معلوم ہے سمیر تو بری طرح سے فری پر لٹو ہو گیا تھا۔ شادی کرے گا تو بس فری سے، یاد ہے نا سمیر؟ زوبی کے گلے میں جیسے نوالا اٹک گیا، کھانسی کا دورہ سا اٹھا تھا۔ لو سمیر، اپنی بہن کو پانی کا گلاس دو۔ آگے زوبی نے دیکھا تو فری کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ زوبی سے وہاں بیٹھنا محال ہو گیا۔ جی ضرورت نہیں، میں کمرے میں جا رہی ہوں، میرے سر میں سخت درد ہے۔ زوبی کو یقین تھا سمیر بے چینی سے اس کی فکر میں کچھ بولے گا، مگر وہ بالکل اطمینان سے سر جھکائے بریانی کھانے میں مصروف تھا۔ زوبی پاؤ پٹکتی وہاں سے اپنے کمرے میں چل دی۔ اس نے طے کر لیا تھا کل ہی یہاں سے ہاسٹل شفٹ ہو جائے گی۔ سمیر کوئی آخری شکار تو نہیں تھا جس کے لیے دل کا روگ لے لیتی۔ رات گئے کاموں سے فراغت کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سمیر اسی کا منتظر تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی اس نے فری کی کلائی تھام لی۔ بہت ظالم لگ رہی ہو اس حسین روپ میں، کب سے انتظار کر رہا تھا۔ سمیر نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا جی، میں سمجھی زوبی کے خیالات میں غرق ہوں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ ہونٹوں سے پھسل گیا۔ کہو تو اسے بلا لوں؟ سمیر نے اسے جلانے کی خاطر کہا۔ جواباً فری نے زوردار مکہ اس کے کندھے پر رسید کیا۔ پھر دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا، جہاں دونوں کے عکس ان کی آنکھوں میں جھلملا رہے تھے۔